हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन का मेन टूल टेस्टर होता है, लेकिन हम सभी ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो मैं आपको एक टेस्टर को खोलकर दिखाता हूँ। इस टेस्टर के ऊपर से इस स्क्रू को हम नोज प्लायर से खोल लेते हैं। इसके अंदर ये सभी पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, इन सभी पार्ट्स के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और इनका क्या काम होता है ये सभी आपको बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहने। इसको टच स्क्रू बोलते हैं। यह मेटल का होता है। यह टेस्टर की बॉडी पर सबसे टॉप पर लगा होता है। इस पर हम फेज को चेक करते समय अपनी फिंगर को टच करते हैं। यह टच स्क्रू के साथ कनेक्ट की जाती है। इससे हम अपने टेस्टर को पॉकेट में लगा सकते हैं। ये टेस्टर में स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग टेस्टर में लगे पार्ट्स को टाइट रखती है, जिससे किसी पार्ट का कनेक्शन लूज नहीं रहता। यह टेस्टर की बॉडी होती है। इसमें ये मेटल रॉड होती है। इसे फेज या न्यूट्रल में लगाते हैं। ये इंसुलेशन स्लीव है। यह हमारी फिंगर को मेटल रॉड से टच होने से बचाती है। यह एक हार्ड प्लास्टिक केस होता है जिसके अंदर टेस्टर के सभी पार्ट्स फिट होते हैं। दोस्तों, सप्लाई को पता लगाने के लिए टेस्टर में एक बल्ब लगता है जिसे हम नियॉन बल्ब बोलते हैं। इस बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है और दो पत्तियां आप देख रहे हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये दो वायर्स इन इलेक्ट्रोड से टच रहती हैं। जब इन इलेक्ट्रोड्स को 55 से 110 वोल्ट एसी मिलती है, तब लैंप के अंदर नियॉन गैस आयोनाइज्ड होती है और एक ऑरेंज कलर की लाइट चमकती है, जिससे हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्शन का पता चलता है। दोस्तों, यह एक इंसुलेटर होता है। यह रेजिस्टर और नियॉन बल्ब के बीच में लगता है। नियॉन बल्ब की एक वायर इसके होल में से निकलकर रेजिस्टर पर कनेक्ट होती है और दूसरी वायर इस तरह से ऊपर की ओर जाकर स्प्रिंग में टच हो जाती है। इस इंसुलेटर से नियॉन बल्ब की दोनों वायर आपस में टच नहीं हो पाती, क्योंकि इसके टच हो जाने से नियॉन बल्ब वर्क नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं टेस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रेजिस्टर पर। रेजिस्टर करंट के रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यहाँ पर हाई वैल्यू का एक रेजिस्टर लगा होता है, जिसके कारण टेस्टर में से बहुत ही कम करंट पास होता है और इसलिए इससे चेक करने पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। रेजिस्टर की वैल्यू को मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। आप मल्टीमीटर में इसकी वैल्यू देख सकते हैं। यह वैल्यू आ रही है 1016 मेगा ओम। यह लगभग 1 मेगा ओम के आसपास है। दोस्तों, इस एक्सटेंशन में मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा। यहां पर टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। यह हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रहा है। ये फेज का पॉइंट है। अगर मैं टेस्टर को टॉप से टच नहीं करता हूं तो टेस्टर ग्लो नहीं होता। जब मैं टेस्टर को टच करता हूं तभी टेस्टर ग्लो होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से ग्राउंड लेता है। इस केस में मेरे पैर जमीन से टच हैं, जिससे ग्राउंड से सर्किट कंप्लीट होता है। अब मैं पैर लकड़ी पर रख लेता हूं, तब भी आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है, लेकिन पहले की तुलना में कम ग्लो कर रहा है। ये ग्राउंड पर और ये लकड़ी पर अंतर साफ दिख रहा है। चलिए इसके कारण को हम समझते हैं। सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज में अंतर होना जरूरी होता है। फेज पर लगभग 230 वोल्टेज मिलती है और ग्राउंड पर 0 से 1 वोल्ट होती है। इन दोनों वोल्टेजेस में एक अंतर बन जाता है, जिससे टेस्टर में करंट फ्लो होता है। करंट टेस्टर की मेटल रॉड से होता हुआ नियॉन बल्ब को ग्लो करते हुए टच स्क्रू में से बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ बॉडी में से करंट पास होने के बाद भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, क्योंकि 1 मेगा ओम का रेजिस्टर टेस्टर में काफी कम करंट कर देता है। इसके अलावा बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है, जिससे करंट और भी कम रह जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। एंड में मैं टेस्टर में से कितनी करंट जाती है इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। दूसरे केस में ग्राउंड पर पैर ना रखने की बजाय लकड़ी पर पैर रखने पर भी टेस्टर ग्लो हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटेंस भी होता है। बॉडी और ग्राउंड के बीच में किसी इंसुलेटर की होने की वजह से कैपेसिटेंस बन जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चार्ज रहता है, जिससे टेस्टर का सर्किट पूरा हो जाता है और टेस्टर कम लाइट के साथ ग्लो करता है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं, जिसे अभी तक आपको शायद किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो इस पॉइंट को मिस ना करें। सबसे पहले हम सप्लाई वोल्टेज को मेजर करते हैं। हम फेज न्यूट्रल पर देखते हैं। यह हमारी आ रही है 228 वोल्ट एसी या लगभग 230 वोल्ट एसी। अब यहाँ पर मैं टेस्टर को लगाता हूँ। ये हमारा फेज है। यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों।
मैं अभी टेस्टर के सरफेस या जहाँ पर हमारा टच स्क्रू होता है, मल्टीमीटर की एक लीड को वहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और दूसरी लीड को न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा है और टेस्टर के टच स्क्रू और न्यूट्रल के बीच में एक वोल्टेज आ रही है, जिसे आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं। यह 147 वोल्ट AC। इसको राउंड कर लेते हैं 148 वोल्ट AC। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है और इस वोल्टेज से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फिर भी हमें टेस्टर को टच करने पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। चलिए अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों इसका यह हमारा सर्किट बनता है। फेज न्यूट्रल पर 230 वोल्टेज के करीब आई थी और टेस्टर के टच स्क्रू और न्यूट्रल के बीच में 148 वोल्टेज आई थी। यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच 1 मेगा ओम का टेस्टर का रेजिस्टर होता है। 230 वोल्ट को V1 मान लेते हैं और 148 वोल्ट को V2 और V वोल्ट है 1 मेगा ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में। I करंट है जो रेजिस्टर में से पास होती है। यहाँ हम करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं, V इक्वल टू IR। यहाँ से हम I निकालेंगे तो यह हो जाएगा I इक्वल टू V/R। V हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू 230 वोल्ट माइनस 148 वोल्ट डिवाइड बाय R रेजिस्टर है 1 मेगा ओम का इक्वल टू 82 वोल्ट। 1 मेगा ओम होता है 10⁻⁶ ओम। तो इसको लिख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.082 इंटू 10⁻³ एम्पियर और इसको यह भी लिख सकते हैं 0.082 मिली एम्पियर। यह करंट टेस्टर में से फ्लो होती है जो 1 मिली एम्पियर से भी बहुत कम है। इसलिए टच स्क्रू पर वोल्टेज मिलने के बावजूद हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में कुछ करंट का पास होना जरूरी होता है और यहाँ करंट ना के बराबर पास होती है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल पर वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में।